अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान मौजूद है गुलशन आरा, मोहतरमा गुलशन आरा हमारे दरमियान मौजूद है। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सीमांचल दस्तक के सभी कर्मियों का। जैसा कि हम इससे पहले भी आपसे मिलने आए थे, आज से 15 दिन कबल चुनावी सर्वे भी किए थे जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का, कैंडिडेट के ताल्लुक से भी, वोटरों का भी किस तरह का रुझान है। लेकिन सारी चीज़ होने के बावजूद, क्योंकि अक्सर यहाँ देखा जाता था कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एक दावेदार थे इस टिकट के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, दूसरे दावेदार आप थे। लेकिन पार्टी ने फैसला किया, किस एंगल से फ़ैसला लिया ये पार्टी का फ़ैसला था। अख्तरुल ईमान साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम पार्टी का फ़ैसला जो था ये सर्वे के तहत था। अवामी सर्वे इस तरह से आया है कि जनाब मुर्शिद साहब को ये टिकट दिया गया। लेकिन न जाने क्या बात पेश आ गई कि फिर 2 दिन के अंदर ही ये टिकट जनाब शाहनवाज साहब को मिला है, जो कि वर्तमान एमएलए थे आरजेडी से। टिकट कट जाने की वजह से वो इधर आए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ और सच बोलने वाले लोगों के नज़र में बहुत बुरे होते हैं। जो अभी आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से मेरा कई बयान वायरल हुआ, जो हकीकत था मैं वो हकीकत बयान की, तो कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक अख्तरुल ईमान साहब की ये सर्वे की जो बात है, तो अख्तरुल ईमान साहब, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ के लोगों ने जो मसीहा के रूप में देख रहे थे अख्तरुल ईमान साहब को और सोच रहे थे कि एक विकल्प है सीमांचल के, तो गलत सोच रहे थे। लोगों को बस उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जहाँ तक के सर्वे का मामला है, अब्दुल्ला सालिम 2 साल पहले, या उनका कहना है कि हम 4 साल से काम कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो कब आए, लेकिन मैं 18 जनवरी को आई हूँ, ये मुझे पता है और सारे लोग भी जानते हैं। तो हम दोनों मिल कर के यहाँ पर काम कर रहे थे जोकीहाट में काम कर रहे थे। तो हम लोगों का सर्वे उनको 10 महीने से लगातार, जब से इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ तो 6 महीने में उनको सर्वे नहीं मिल पाया, सर्वे रिपोर्ट उनको सटीक नहीं मिल पाया। लेकिन जब वहाँ दूसरे को टिकट देने की बात आई, अदर दल से कोई आए हुए हैं, उनको आप रातों रात आकर के टिकट दे दिया, तो उनका सर्वे रिपोर्ट उनको रातों रात मिल गया। अच्छी बात है। देखिए, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं ये साफ लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब शुरू से झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था, एक हवा फैलाया था कि 22 सीट पर 32 सीट का उन्होंने घोषणा किया था। 22 जिला में 32 सीट का उन्होंने घोषणा किया, जिसमें अररिया नहीं था। बहुत सारे लोग अररिया में बौखलाए थे, तिलमिला गए हुए थे। अररिया नहीं था और किशनगंज में भी कोई सीटें नहीं थी। उसके बाद जब वो सीट उन्होंने जारी करने के बाद फिर वो जो है गठबंधन के लिए यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करने लगे, तो लोगों को कहने लगे कि हम लोग गठबंधन के लिए जा रहे हैं। खैर चलिए, उनका गठबंधन भी हो गया देवेंद्र जी से। जैसे वो देवेंद्र जी से गठबंधन करके आए तो उन्होंने फिर 18 सीट का उन्होंने घोषणा किया। कुल मिला के 50 हो गया। 50 के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी किया, क्या कहते हैं कि वो अपने लेटर पैड पर उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया कि तमाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों को सूचना दी जाती है कि आप लोग जहाँ जहाँ से इच्छुक हैं 243 सीट से आप लोग अपना बायोडाटा ला करके जमा करें। ठीक है, लोगों ने, और उसमें एक शर्त भी रखा था कि 2500 रुपया शुल्क, बायोडाटा के साथ 2500 रुपया भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने 50 सीट का घोषणा किया और 243 सीट का उन्होंने बायोडाटा जमा करवाया। और बायोडाटा जमा करवा करके 243 सीट का उन्होंने 2500 रुपया करके लिया, जिसका रसीद मैंने भी जमा किया था, जिसका रसीद भी मेरे पास है और बहुत लोगों के पास होगा, हमको लगता है। उसके बाद ये होने के बाद फिर वो गठबंधन के लिए, दूसरे तीसरे लोगों के से गठबंधन के लिए फिर वो हाथ पांव मारने लगे। फिर उन्होंने गठबंधन जब हो गया
तब वो कहते हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात आई, ओवैसी साहब पटना आए, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि 11 सीट ही पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ कोरोना का मामला है, हैदराबाद के लोग बहुत डरते हैं, और यहाँ पर 11 से 17 सीट, 17 से 24 सीट पर वो चुनाव लड़ने की बात आई। जब उन्होंने 24 सीट पर तय हो गया चुनाव लड़ने का, तो अब कैंडिडेट का घोषणा करने की बात आई, जबकि बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता हर जगह से, यही नहीं जोकीहाट की बात नहीं करती हूँ, अमोर से, बैसा से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, हर जगह से कैंडिडेट थे। तो इन्होंने सिर्फ 3 कैंडिडेट का नाम घोषणा किया शुरू में। सबसे पहले इजहार एसपी का नाम घोषणा किया कि इजहार एसपी को चौधामन से लड़ेंगे, अमोर से अख्तरुल ईमान साहब लड़ेंगे, और कमरुल हुदा साहब तो किशनगंज से थे ही एमएलए, तो उनका तो स्वाभाविक बात था कि लोगों के दिमाग में भी था कि वो हैं, कन्फर्म है। इस तरीके से करके उन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया। उसके बाद सारे लोग जब काबिज हो गए कि हम कैंडिडेट, तो इन्होंने सारे कार्यकर्ता के साथ में और जितने लोग दावेदार थे सभी के साथ में इन्होंने आँख मिचोली खेलना शुरू कर दिया। बचपन में सुने होंगे कि बच्चे लोग आँख मिचोली खेला करते थे, उसको किसी भाषा में लुका छुपी भी कहते हैं, कुल्हिया भाषा में लुका चोरी कहते हैं। इस तरीके का खेल खेला जाता है, और यही खेल हमारे आदरणीय माननीय आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने खेलने का काम किया, और ख़ास के सीमांचल को इससे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। सीमांचल के सारे कार्यकर्ता को, सीमांचल की जो जनता थी, सीमांचल की जनता उम्मीद लगाए बैठी हुई थी, टकटकी लगाए बैठी हुई थी कि अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन के बाद शायद कि इनका नंबर आ सकता है, गांधी में इनका नाम लकब लग सकता है। लोग टकटकी लगाए हुए थे कि इस बार सीमांचल का सूरत बदलेगा, लेकिन इन्होंने सूरत क्या बदलेंगे कि आज सीमांचल का वो हाल कर दिया है कि सीमांचल के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। लोग अभी मतलब वो कहते हैं ना कि अभी नशे में हैं कि हम जाएं तो किधर जाएं। अब जिनको जहाँ मौका मिल रहा है उनकी कड़ी जा कर के पकड़ रहे हैं, जहाँ मौका मिल रहा है। अपने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो भी जारी किया था, अख्तरुल ईमान साहब की मुखालफत की थी इस फैसले को लेकर, क्योंकि मुर्शिद साहब के को गया था ये सीट, लेकिन अब तो मुर्शिद साहब के पास ये सीट नहीं है, अब शाहनवाज साहब को जो एमएलए थे यहाँ के उनको दिया गया है। तो अब आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मुर्शिद आलम साहब को दिया गया, मैं थोड़ी देर के लिए तिलमिलाई ज़रूर, और मैंने मुर्शिद आलम के बारे में भी मुझे गुस्सा बहुत आया कि जब वो अपने दल में थे और उस दल से आकर के हमारे दल में उन्होंने टिकट के लिए लिया। तो खैर इसमें अब मैं यहाँ देखती हूँ कि टिकट वो दिए तब ना मुर्शिद आलम लिए टिकट, तो गलती तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब की है, प्रदेश अध्यक्ष की गलती है। और आज उनको फिर टिकट नहीं दे करके फिर उन्होंने टिकट का जो बदलाव किया, तो टिकट हम दोनों में से किन्हीं को नहीं दे करके फिर मतलब कि उन्होंने जो पूंजीपंथी और राजनीति जो बड़े राजनेता लोग थे, मंत्रियों के लोगों को, मंत्रियों के बेटा को चुना। वो पूंजीपंथी वाले थे, हम लोगों के पास पूंजीपंथी नहीं थी, मैं उनको नहीं दे सकती थी। उसके बाद उनको लगा कि अब ये मंत्री के बेटा हैं, इनको देना चाहिए। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि अख्तरुल ईमान साहब ने कई बार, आज तक वो कह रहे हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट दिए, लेकिन जब सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है तो मुर्शिद साहब का टिकट आखिर क्यों काटा जाता है जब दे दिया गया था? ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर सर्वे पर दिया गया तो फिर ये टिकट क्यों काटा गया? तो ये बहुत ही अहम सवाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त आप किसी पार्टी में बने हैं या पार्टी को अलविदा कर चुके हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने पार्टी से रेजिग्नेशन भी नहीं दिया है, और वो तो दे ही दूँगी। उस पार्टी में रहने से क्या मतलब बनता है जिस पार्टी का कोई वजूद खुद का नहीं हो। लेकिन आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी छोड़ देना, ये तो समस्या नहीं, टिकट नहीं मिलने की वजह से मैं पार्टी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं पार्टी इसलिए छोड़ूंगी कि इस पार्टी का कोई वसूल नहीं है, इस पार्टी में एक भी लोग ईमानदार तबके के लोग नहीं हैं। लेकिन जब आप आए थे तो इससे पहले तो आप कहते थे कि नहीं सभी लोग ईमानदार है, ईमानदारी ही देख के हम इस पार्टी में आए हैं, लेकिन आज आपका टिकट कटने पर आप फिर ईमानदारी पर आपने देखा होगा कि महाकार एक फल होता है, और सारे लोग आप लोग जानते होंगे महाकार एक फल होता है जो दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और जब महाकार को खोल के देखी तो उसके अंदर कीड़ा भरा हुआ होता है। वही ये पार्टी के लोग हैं
बिहार के, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं करती। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की कल भी इज़्ज़त करती थी, मैं आज भी इज़्ज़त करती हूँ और हमेशा इज़्ज़त करती रहूँगी। वाकई वो हिंदुस्तान के शेर हैं और वाकई वो हिंदुस्तानी लोगों के लिए वो मसीहा हैं, गरीबों लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि उनका सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अख्तरुल ईमान साहब ने खुद अमौर की सभा में कहा है कि ये टिकट का जो बंटवारा हुआ है मेरी निगरानी में हुआ है। तो जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में हुआ है, आपका कहना है कि हम उनका सम्मान करते हैं, तो जब उनकी निगरानी में हुआ फैसला तो आपको कबूल होना चाहिए। नहीं, ये उनकी निगरानी में फैसला हुआ, ये सरासरी असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन लोगों ने आँख पे पर्दा डालने का काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भले ही उनके ट्विटर से ये ट्वीट किया गया वो अलग बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ज़बान से आज जो यहाँ सीमांचल की हवाएं गलत हो गई है तो उसको संभालने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, तो मैं इसको कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का मामला आपके जोकीहाट में ही है, इनके अलावा विधानसभा में? एक मिनट मेरी पूरी बात, क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही पटना के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बिहार की निगरानी और बिहार में टिकट किनको देंगे और कौन प्रत्याशी होगा उनका तय अख्तर भाई करेंगे। ये आप निकाल के देख लेंगे, जो फर्स्ट बार वो पटना आए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने ही तय किया है टिकट का। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी मामले को संभाल रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, इससे फिज़ा ख़राब हो रही है। इससे आप इस वक्त क्या MIM के साथ खड़े हैं या MIM का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ना मैं विरोध कर रही हूँ ना मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अपनी जगह पर हूँ, मैं अपनी जगह पर हूँ और मैं ना साइलेंट हूँ ना वायलेंट हूँ, अपनी जगह पर हूँ मैं पूरी तरीके से। मैं देख रही हूँ इस पार्टी के लोग और हमारे कुछ जो हमारे आज के नौजवान हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा सा जो है मतलब कि इस तरीके से जहर अख्तरुल ईमान साहब भर चुके हैं लोगों के मिजाज में, जो आज उन बच्चों को, मुझे अफसोस है, वो बच्चे हमारे कल की भविष्य हैं और कल उन बच्चे को, ये सीमांचल क्या पूरा बिहार उन बच्चों को ही संभालना है, लेकिन आज थोड़ा सा वो मुद्दे से भटक रहे हैं। सच्चाई जब उनके सामने आएगी तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि अख्तरुल ईमान क्या है। देखिए, मैं ये पार्टी गलत नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी, लेकिन बिहार का जो बागडोर जिनके हाथ में दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक दलाल के हाथ में दे दिए हैं, ये तो मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँगी। और ख़रीद फरोख्त का जो नौटंकी किया गया आप लोगों के सामने है, मुर्शीद साहब ने टोटल को आईने की तरह झलका दिया है, सारे चीज़ों को उन्होंने दिखाया, ऑडियो वीडियो, पैसा देते लेते सभी दिखाया है, और इसको इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे आप बताइए। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता या उम्मीदवार बनना चाहते थे, अगर उनका किसी वजह से टिकट कट गया है तो आगे आने वाला फ्यूचर में उनका ख्याल रखा जाएगा, ऐसे लोगों को आज भी पार्टी में बने रहना चाहिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, वो अपने हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन इस पार्टी में जो बिहार के जो लोग हैं, इन दलालों के बीच अच्छे इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने इस पार्टी को वाकई सींचा है, हम लोगों ने अपनी नज़र से देखा है, लेकिन खुद से सींची हुई ज़मीन को कैसे बर्बाद होते हुए देखना चाहेंगे आप? अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़मीन तो मैं सही माने सींची हूँ, लेकिन जो ये आला कमान का जो फैसला गलत हुआ, मुझे कैंडिडेट से भी कहीं कोई दुख नहीं है। ठीक है, उन्होंने मुर्शीद को काट करके शाहनवाज को दे दिए, ये बात उन्होंने जो किया वो उनका ईमान है, उन्होंने जो किया, लेकिन तकलीफ़ इस बात से है कि बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। कभी कभी आप देखे होंगे जो जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लात मार देते हैं। उसी तरीके से हमने ज़मीन सींचा है, ज़मीन में हमने पौधा ज़रूर लगाया, लेकिन मेरा पौधा जो है खिलने से पहले ही मुरझा गया, इस बात का मुझे अफसोस है। मेरा पौधा मुरझा चुका है जोकीहाट में। लेकिन जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी विरोध किया था, लेकिन बहुत गौर व फिक्र के बाद वो आज पार्टी के साथ हैं, हालांकि स्टार प्रचारक के रूप में भी लोगों के बीच जाना होता है उनका। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना सोच की बात है, उनका ज़मीर गवारा किया वो गए, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, और मैं उन लोगों को, जहाँ मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है वहाँ मैं कतई नहीं जाती हूँ, ना कतई रहती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि अब्दुल्ला साहब गलत हैं, मैंने कभी नहीं कहा है, ना मैं कहूँगी। उनकी मर्ज़ी की बात है, उनको अच्छा लगता है
वो गए, लेकिन मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है ऐसे लोग और इस तरीके का धंधा। ना मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी किया है, ना मैं करती हूँ और ना मैं आगे इरादा भी रखती हूँ ऐसा करने का। तो ये थी मोहतरमा गुलशन आरा, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से इनका टिकट कट चुका है। आज ये बहुत नाराज़ है, पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आज बहुत नाराज़ चल रहे हैं। इनका साफ कहना अभी तक हमने रिज़ाइन दिया नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमारी सोच है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हम पार्टी को छोड़ दें। और इन पर जैसे ही सवाल किए कि आज पार्टी के साथ क्या स्टैंड है, इनका साफ कहना ना तो हम पार्टी का आज प्रचार कर रहे हैं, ना ही विरोध कर रहे हैं। किसी तरह की कोई हमारे हस्तक्षेप नहीं है इसमें। जो भी होगा जनता तय करेगी। बाकी हम पार्टी छोड़ने के मूड में हैं, लेकिन अभी तक हमने रिज़ाइन नहीं दिया है। हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दिल के दर्द को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।